हेलो बच्चों, माय नेम इज मोहक अग्रवाल। मैं आपके लिए एक और नया सेशन लेके आया हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें आज हम अपना सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज नॉमेनक्लेचर। पिछले सेशन में मैंने आपको केवल इंट्रोडक्शन दिया था अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मेन जो चैप्टर की स्टार्टिंग है वो इस सेशन से हो रही है, दैट इज नॉमेनक्लेचर। सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम देना सीखेंगे। क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं जिस बेसिस पे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण किया जाता है। क्लियर है? डेफिनेटली कोई ना कोई रूल्स होंगे, कोई ना कोई तरीके होंगे, किस किस तरीके से किस नाम को कैसे डिनोट करते हैं, वो सारी चीजें आपको इस सेशन में, आपको इस सेशन नहीं इस चैप्टर में मैं सिखाऊंगा। ठीक है ना बेटा? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मजा आएगा। तो आज के सेशन में बेसिकली हम लोग क्लासिफिकेशन पर ही बात करेंगे। ठीक है ना? तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले नॉमेनक्लेचर की थोड़ी बहुत। तो सबसे पहले जो नॉमेनक्लेचर है वो यूज क्यों किया गया, सबसे पहली बात सिंपल सी बात है भाई, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको जब तक नाम नहीं दिया जाएगा तो उसकी पहचान कैसे होगी। तो डेफिनेटली सबसे मेन रोल या मेन इंपॉर्टेंट जरूरत क्यों थी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, क्योंकि इतनी वैरायटी के ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, हमें नहीं पता कौन सा कंपाउंड क्या करता है, तो उन सबके नाम प्रोवाइड कराना उनको डेफिनेट जरूरी था। तो उसके लिए हमें क्या जरूरी है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो कोई ना कोई तो बनाएगा ये रूल्स एंड रेगुलेशन। तो सबसे पहले एक प्रॉपर तरीके से सिस्टमैटिक वे में इनके रूल्स देने वाले जो कम्युनिटीज थी, जो यूनिट्स थी, उनके बारे में बताऊंगा। क्लियर है? तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, हिस्ट्री है, थोड़ी सी याद करने वाली है, हाँ या ना? तो सुनना जरा क्या। द फर्स्ट सिस्टमैटिक रूल्स फॉर नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज प्रपोज्ड बाय, सबसे पहले आईसीसी इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस ने सबसे पहला जो बेड़ा उठाया था नॉमेनक्लेचर के रूल्स देने का इन 1897। इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस ने सबसे पहली बार सिस्टमैटिक रूल्स प्रोवाइड कराए थे कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण कैसे किया जाएगा। दूसरी बार कौन है? अब एक बार में तो सारे रूल्स सही परफेक्ट नहीं बैठ जाते, तो डेफिनेटली सबसे पहली जो नींव रखी थी वो इसी ने रखी थी, इसी कांग्रेस, कौन सी? इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस ने ही सबसे पहले नींव एक तरीके से सबसे स्टार्टिंग से बेसिक से रूल्स दिए थे। धीरे धीरे एडवांसमेंट होते गए, चेंजेस होते गए, रूल्स रिवाइज किए गए, एडिट हुए, सारी चीजें हुई। ठीक है ना? बट सबसे पहले कौन थी? आईसीसी इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस इन 1897। क्लियर है? दूसरे नंबर पे कौन आए? अब ये रूल्स बन गए तो उनको रिवाइज किया गया, देखा गया प्रॉपर तरीके से, तो वही लिखा है दीज रूल्स वर रिवाइज्ड बाय आईयूसी। अब ये कौन है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री। और इन्हीं रूल्स को जो आईसीसी ने दिए थे इनको वापस से रिवाइज किया गया, वापस से देखा गया कौन सा बेकार रूल्स से हटा दिए, नए नए रूल्स जोड़ दिए, रिवाइज किया, मेनली थॉरोली देखा कि कौन कौन से रूल्स की जरूरत है, कौन कौन से नहीं है। ठीक है ना? वो किसने काम किया? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री। कौन से सन में? 1930 में। और उसी के जस्ट बाद आईयूसी के जो रूल्स थे, इन्होंने जो एडिटिंग करी थी, इनके रूल्स वापस से रिवाइज किए गए और वो करे आईयूपीएसी ने, जो हम आज तक फॉलो कर रहे हैं। तो वही लिखा है क्या? आईयूसी रूल्स वर रिवाइज्ड एंड मॉडिफाइड बाय आईयूपीएसी, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इन 1969। क्या 1969 में आईयूपीएसी ने जो फाइनल क्या रूल्स रिवाइज किए और मॉडिफाई किए, और वो रूल्स किसके थे? आईयूसी वाले रूल्स थे। तो आईयूसी ने किसके रूल्स पे पढ़ा? आईसीसी पे। आईयूपीएसी ने किसके रूल्स पे पढ़ा? आईयूसी के। क्लियर है? शॉर्ट फॉर्म्स के साथ साथ आपको इनकी फुल फॉर्म्स भी रटी हुई होनी चाहिए। बेसिक सी इंफॉर्मेशन है। जो सबसे पहली वाली कम्युनिटीज थी, जो यूनिट्स थी, जिन्होंने नामकरण के रूल्स प्रोवाइड कराए। क्लियर है? नॉमेनक्लेचर क्यों जरूरी है? क्योंकि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कहलाता है। उनके नाम होंगे तब तो आसानी से हम पहचान पाएंगे ना उन्हें। तो वही चीज है। क्लियर है? हाँ या ना? तो हम नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करने से पहले, इनके रूल्स वगैरह बताने से पहले, मैं आपको एक छोटा सा क्या, एक प्रॉपर तरीके से क्लासिफिकेशन बता दूं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, कि असल में ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन कितने पार्ट में किया गया है, तब हम उनके नॉमेनक्लेचर पे बढ़ेंगे। क्लियर है? तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नॉमेनक्लेचर शुरू करने से पहले हम बात करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया और क्या क्या है। ठीक है ना? तो बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो क्लासिफिकेशन है वो तीन तरीके से किया गया, तीन बेसिस पे किया गया। सबसे पहला क्लासिफिकेशन था स्ट्रक्चर के बेसिस पे, पहला क्या दूसरा क्या, तीन बेसिस पे किया बेसिक से। पहला स्ट्रक्चर के बेसिस पे, दूसरा फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे, और तीसरा होमोलोगस सीरीज के बेसिस पे।
तो इन 3 बेसिस पे क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है, बेसिक कंडीशन है, क्लियर है? हाँ है ना, स्ट्रक्चर, फंक्शनल ग्रुप एंड होमोलोगस सीरीज के बेसिस पे। ये तो बेसिक से 3 तरीके हैं जिनके बेसिस पे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई करते हैं। तो एक एक करके हम पहले तीनों क्लासिफिकेशन समझेंगे, तब बात करेंगे नॉमेनक्लेचर की, क्लियर है? तो सबसे पहला स्ट्रक्चर के बेसिस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है? तो एक टेबल बना रखी है मैंने यहाँ पर छोटी सी, उम्मीद करूंगा दिख रही होगी। अब आ गई पूरी, ये एक पूरी प्रॉपर टेबल है स्ट्रक्चर के बेसिस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन की, क्लियर है? आप लोगों को भी बनानी है पूरी, ठीक है? आप लोगों को ये पूरी टेबल बनानी है। अब मैं थोड़ा सा अभी ऐसे ही रख दे रहा हूँ, तो फिर बाद में ब्रॉड कर करके जो छोटे छोटे नाम है वो भी दिखा दूंगा आपको, ठीक है ना? तो स्टार्ट कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं पहले, फिर आप लिखते चलना। सबसे पहली बात, हाँ या ना, जिससे पूरी टेबल आ जाए, देखिएगा। सबसे पहली बात, ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे स्ट्रक्चर के बेसिस पे बात चल रही है, ठीक है ना? तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे स्टार्टिंग में जो डिवीजन हुआ वो हुआ एसाइक्लिक और साइक्लिक कंपाउंड में। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड ओपन चेन के थे, स्ट्रेट चेन वाले, जिनमें कोई साइकिल फॉर्मेशन नहीं थी, वो एसाइक्लिक में पटक दिए गए, और जिनमें साइक्लिक चेन फॉर्मेशन आ रही थी वो साइक्लिक वाले में पटक दिए गए, क्लियर है? तो एसाइक्लिक कंपाउंड, सिंपल सी बात, जब कार्बन एक दूसरे से एक लीनियरली चेन फॉर्मेशन कर रहा हो, ब्रांचेस निकले जरूर, बट वापस से कोई कार्बन की एक लिंकेज होकर साइकिल ना क्रिएट हो, केवल स्ट्रेट चेन फॉर्मेशन हो, तो उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम एसाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड्स बोलते हैं। और मोर स्पेसिफिकली एलिफेटिक, क्या स्पेसिफिक जो वर्ड है एलिफेटिक, क्या एली एंड फैटिक वर्ड जो यूज किया जाता है वो ओपन चेन वर्ड के लिए यूज किया जाता है, क्लियर है? तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे 2 टाइप में डिवाइड किया, एसाइक्लिक एंड साइक्लिक। एसाइक्लिक को ही हम क्या कहते हैं, एलिफेटिक, और दूसरे कौन, साइक्लिक, जिसमें कार्बन इस तरीके से लिंक हो कि वो एक क्लोज्ड चेन बना रहे हो, एंड में क्या बना रहे हो बेटा, एक क्लोज्ड चेन बना रहे हो। तो कार्बन इस तरीके से ज्वाइंट देखिए, एक क्लोज चेन बन गई। तो इस टाइप के जितने भी स्ट्रक्चर्स देखेंगे वो हम इससे किसमें देखेंगे, साइक्लिक या क्लोज चेन कंपाउंड्स में। और ओपन चेन जैसे आपको पता ही होगा, इथेन बनाते हो आप CH3 प्रोपेन बनाते हो CH3 CH2 CH3, तो ये सब क्या, ओपन चेन, हाँ या ना? और साइक्लिक में साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, इस टाइप के कंपाउंड्स आते हैं, ठीक है? ओपन चेन वालों का स्पेशल नाम है, याद रखिएगा, एलिफेटिक, दैट इज कौन, ओपन चेन कंपाउंड्स, क्लियर है? अब इसके एग्जांपल्स दे रखे हैं यहाँ पर, थोड़ा मैं ब्रॉड कर दूं जिससे तीनों एग्जांपल दिख जाए चारों। तो सबसे पहला एसाइक्लिक या ओपन चेन का एग्जांपल देखो, इट इज ब्यूटेन, कार्बन 1 2 3 4 कार्बन, CH3 CH2 CH2 CH3, ओपन चेन है, कोई क्लोज चेन हुई नहीं हुई। आइसोब्यूटेन CH3 CH CH3, एक ऊपर CH3, कोई क्लोज चेन है नहीं है, ब्रांच निकल गई, आइसोब्यूटेन। इसमें CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH2, ब्यूटीन, एल्कीन आ गया, कोई क्लोज चेन है नहीं, ओपन चेन है ये सारे। और लास्ट 3,3 डाइमेथाइल 1 ब्यूटाइन, 3,3 डाइमेथाइल 1 ब्यूटाइन, ये सारे के सारे ओपन चेन या एलिफेटिक कंपाउंड्स के नाम है, क्लियर है? एग्जांपल्स है, उम्मीद करूंगा यहां तक क्लियर होगा, ठीक है? हाँ या ना, एलिफेटिक या ओपन चेन कंपाउंड्स, क्लियर है? अब बात आती है साइक्लिक की, किसकी बात आती है बेटा, साइक्लिक। अब इन साइक्लिक कंपाउंड्स में भी बेटा फर्दर सब डिवीजन है, इस साइक्लिक कंपाउंड में भी बेटा फर्दर सब डिवीजन। एलिफेटिक में इतना नहीं है, एल्केन एल्कीन एल्काइन उनको हम क्लास में नहीं ले रहे, वो अलग से ही समझाएंगे फंक्शनल ग्रुप वगैरह के बेसिस पे। केवल स्ट्रक्चर के बेसिस पे बात करें तो ओपन चेन है, बस ओपन चेन है तो ओपन चेन है, खत्म बात। मेन है साइक्लिक में। अब साइक्लिक में भी फर्दर 2 सब डिवीजन करे गए हैं, कौन कौन से वो सुनना जरा। तो पहला सब डिवीजन है साइक्लिक चेन में, एक दिख ही रहा होगा आप लोगों को, होमो एंड हेट्रोसाइक्लिक। कौन कौन सा बेटा, एक होमोसाइक्लिक है और दूसरा है हेट्रोसाइक्लिक, क्लियर है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा, इतनी तो उम्मीद रख रहा हूं मैं। होमोसाइक्लिक, इसी का दूसरा नाम है कार्बोसाइक्लिक, और दूसरा है हेट्रोसाइक्लिक। अब नाम से ही समझ में आ रहा है, सिंपल सी बात, चेन बनेगी सर्कुलर। अब बस फर्क यह है, होमोसाइक्लिक ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें जो चेन बनती है उसमें सारे कार्बन एटम ही आते हैं। हेट्रोसाइक्लिक में जो चेन बनती है उस चेन के अंदर कार्बन के अलावा और उसके पड़ोस में या उस पर्टिकुलर चेन में कार्बन के अलावा और डिफरेंट एटम्स भी आ जाते हैं, जैसे कभी ऑक्सीजन आ जाता है, कभी नाइट्रोजन आ जाता है, कभी फ्लोरीन आ जाता है, कभी सल्फर आ जाता है, तो वही है। तो कार्बोसाइक्लिक ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनकी चेन में केवल कार्बन एटम्स आते हैं, जैसे कि ये देखिए, यहां पर कार्बन होगा, यहां पर कार्बन होगा, यहां पर कार्बन होगा, केवल इसी तरीके से इसमें भी कार्बन, इसमें भी कार्बन, इसमें भी कार्बन, इसमें भी कार्बन। तो ये जितनी भी चेन है ये सब कार्बन की चेन है।
इस चेन के अंदर कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम नहीं आ रहा, साइड में निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पर मेन जो चेन है, पूरी जो मेन बैकबोन है उस चेन की, वो सब कार्बन एटम से मिलकर बनी हुई है। बट वहीं पे हेटेरोसाइक्लिक में बात करें जरा, ये देख, ये आ गया ऑक्सीजन, ये कार्बन, ये कार्बन। अब इस चेन में कौन बैकबोन में आ गया? ऑक्सीजन आ गया। इसमें देख ले, कार्बन 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 कार्बन, और यहां पर आ गया ऑक्सीजन। क्लियर है? हाँ या ना? इसमें देख ले, कार्बन 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 कार्बन, पर यहां पर आ गया ऑक्सीजन। तो जब चेन में कार्बन के अलावा कोई डिफरेंट एटम भी आना शुरू हो जाए, जब चेन के अंदर कार्बन के अलावा कोई डिफरेंट एटम भी आना शुरू हो जाए, तो वो हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का केस आ जाता है। और अगर केवल कार्बन एटम से मिलकर बनी हुई है चेन वो, तो वो होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का केस आता है, या फिर उसी को हम कहते हैं कार्बोसाइक्लिक, मतलब ऐसी साइकिल जो केवल कार्बन की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? कार्बन। अब साइड ब्रांचेस में जैसे यहाँ पर H2 होगा, यहाँ पर H2 होगा, वो तो बैलेंसिंग करने के लिए आएगा ही ना, पर वो चेन में तो नहीं है ना, वो चेन का तो पार्ट नहीं है ना। चेन कैसे बनी है? कार्बन से ही तो बनी है। हाइड्रोजन तो बैलेंस ही बैलेंस करने के लिए आया है, दैट्स इट। क्लियर है? तो वही बोल रहा हूं मैं, क्या होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। तो इन शॉर्ट इसमें जो चेन है वो काय की बनती है? कार्बन की। और इसमें जो चेन है उसमें कार्बन के अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, सल्फर, ऐसे एलिमेंट भी आ जाते हैं चेन फॉर्मेशन में। क्लियर है? हाँ या ना? उम्मीद करूंगा साइक्लिक के डिवीजन क्लियर होंगे, होमो एंड हेटेरो। अब इन होमो और हेटेरो को फर्दर सब डिवाइड किया गया है। पहला एलिसाइक्लिक एंड सेकंड वन इज एरोमेटिक। अब क्या है ये एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक? सुनना जरा, एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड एंड एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड। क्लियर है? अब ये क्या है? अब आपको इतना तो पता लग गया, ये होमोसाइक्लिक का केस है, इसमें जो चेन बनेगी वो कार्बन की बनेगी। अब एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में बहुत सिंपल सा फर्क है। एलिसाइक्लिक वर्ड बेटा दो वर्ड से मिलकर बना होता है, एलिफैटिक प्लस साइक्लिक। एलिसाइक्लिक वर्ड जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है, एलिफैटिक प्लस साइक्लिक। तो ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो लगते तो स्ट्रेट चेन है, बट फर्क ये है वो साइक्लिक फॉर्म में अरेंज हो गए। जैसे कि ये CH3, CH3 मत बोलो, CH2, 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 इसका जो नाम जाता है वो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। इट इज अ प्रोपेन, बस फर्क ये साइकिल में आ गया, अब ये हो जाता है साइक्लोप्रोपेन। क्लियर है? अगर मैं यही सीधे बना देता तो CH3 CH2 CH3 लिख देता, इट इज अ प्रोपेन। ये भी तो प्रोपेन ही है, बस फर्क ये है वो एक लीनियर चेन, वो एलिफैटिक का केस आ गया, ये एलिसाइक्लिक जिसमें एलिफैटिक भी है और साइक्लिक भी है तो नाम साइक्लोप्रोपेन इसका। क्या है? क्योंकि है 3 कार्बन कंपाउंड और प्रोपेन है, बस फर्क ये साइक्लिक फॉर्म में आ गया तो हम बोल देते साइक्लोप्रोपेन। तो वही है ये एलिफैटिक प्लस साइक्लिक। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है तो एलिफैटिक के डेरिवेटिव्स, बट क्या साइक्लिक फॉर्म में अरेंज हो गए हैं। साइक्लिक फॉर्म में अरेंज है तो एक तरीके से ओपन चेन होने चाहिए थे, बस फर्क ये है ओपन चेन नहीं है, ओपन चेन जैसे हैं, बस फर्क ये है साइक्लिक फॉर्म में अरेंज हो गए हैं। तो इसीलिए हम इन्हें एलिसाइक्लिक का नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? एलिसाइक्लिक। ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जो ओपन चेन जैसे लगते हैं या जो ओपन चेन के डेरिवेटिव्स है। क्लियर है? जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, तो ये सारे कौन है? एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। एली मतलब एलिफैटिक एंड साइक्लिक तो साइक्लिक है, तो एलिफैटिक प्लस साइक्लिक, एलिफैटिक प्लस साइक्लिक। जो एलिफैटिक कंपाउंड्स थे अगर वो साइक्लिक फॉर्म में अरेंज हो जाए तो वो इस तरीके से दिखेंगे, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन। अब दूसरा केस बनता है एरोमेटिक का। ये भी साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, बस इनके पास खुशबू आ जाती है। एरोमा वर्ड मतलब होता है बेटा खुशबू का, तो ये भी साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, बट ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके पास खुशबू होती है, तो एरोमेटिक है। क्लियर है? खुशबू वाले। अब इनके अंदर दो कंडीशन चलती है बेटा, एक फॉर्मूला है 4n+2 बराबर पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये जो भी कंपाउंड्स फॉलो करते हैं इस फॉर्मूले को वो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। अब ये सिखाएंगे आगे जाके एरोमेटिसिटी डिसाइड करना। क्लियर है? और दूसरा इनके अंदर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। जनरली ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने की कंडीशन होती है, ठीक है, या रेजोनेंस की कंडीशन होती है, सिखाएंगे आगे जाके। क्लियर है? तो ये भी साइक्लिक कंपाउंड है, बस फर्क ये खुशबू वाले हैं जिनमें 4n+2 बराबर पाई इलेक्ट्रॉन और ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड जनरली प्रेजेंट रहते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं हम एरोमेटिक। अब कैसे हैं? होमोसाइक्लिक का केस है, मतलब कार्बन एटम की चेन बनेगी। किसकी बनेगी बेटा? कार्बन एटम की। क्लियर है? अब ये भी एरोमेटिक दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं बेटा बेंजीनॉइड, एक होते हैं नॉन बेंजीनॉइड। अब बेंजीन पता ही है, C6H6 को कहते हैं बेटा, CH सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से C6H6 देखा होगा ना। यहाँ पे बना दे रहा हूं बेंजीन, यहाँ पे बना दे रहा हूं बेंजीन।
देखना जरा, जानते हैं बेंजीन, वैसे सिखा चुका हूं आपको केमिकल बॉन्डिंग में मैं। ये आपकी बेंजीन, ठीक है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो इसी के डेरिवेटिव्स हो तो वो सारे के सारे बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स, और बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर नहीं हो पर एरोमेटिक जरूर हो तो वो नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो है सारे के सारे कौन, होमोसाइक्लिक, है सारे के सारे कौन, होमोसाइक्लिक। क्योंकि देख इसके भी सारे एटम कार्बन ही होंगे, इसके भी सारे एटम्स कार्बन ही होंगे। हर जगह साइक्लिक चेन में जो भी साइक्लिक चेन बनी है वो सब की सब कार्बन एटम की मदद। अब ये मत कहना अभी दिखाऊंगा इसका स्ट्रक्चर, ठीक है ना, तो वही बात चल रही है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स दो तरीके के, बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड। कौन कौन से बेटा, बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड। एग्जाम्पल की बात चलेंगे तो देखो जरा, बेंजीनॉइड के बेंजीन ही बनना है पहला वाला, क्या है ये, बेंजीन। तो ये सारे कार्बन एटम है, ये कौन है बेटा, कार्बन एटम है, चेन पूरी, एच निकाल दी बाद में, ये सारे के सारे कार्बन एटम है। तो ये सब होमोसाइक्लिक का केस है। अब बस फर्क ये एरोमेटिक आ गया, इसमें 4n+2 बराबर पाई इलेक्ट्रॉन चलेगा, और दूसरा क्या ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है। देख एक छोड़ के एक छोड़ के एक, इसमें देख ले, एक छोड़ के एक छोड़ के एक, फिर एक छोड़ के एक, फिर एक छोड़ के एक, फिर एक छोड़ के एक, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। क्लियर है। अब नॉन बेंजीनॉइड को देख लो जरा, इधर ये आ गया नॉन बेंजीनॉइड का केस। ये सब होमोसाइक्लिक की बात चल रही है। नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, ये भी खुशबू वाले होंगे, बस यहाँ पर चेन, यहाँ पर भी क्या कार्बन की होगी, जो साइक्लिक चेन है वो कहेगी कार्बन की। अब आपका सर ऑक्सीजन और OH आ तो रहा है, पर बेटा साइड ब्रांच है, वो चेन के अंदर तो नहीं आ रहा ना, ये आंखें खोल के देख लेना। ये भी क्या है, नॉन बेंजीनॉइड है। बेंजीन का स्ट्रक्चर कहाँ है, ये बेंजीन से अलग है बेटा। ये सारे के सारे क्या है, नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स, दैट्स इट। याद रखेंगे आप लोग। एग्जाम्पल, हाँ या ना, याद रखने सारे नाम आपको, सारे नाम आपको याद रखने बेटा, ठीक है ना, हाँ या ना, सारे नाम आपको याद रखने। बेंजीनॉइड के नॉन बेंजीनॉइड में मैंने बेंजीन नैप्थलीन दिया है, नॉन बेंजीनॉइड में ट्रोपोलोन एजुलिन दिया है। ये सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ चाहिए आपको, मेरे को आपकी कॉपी पर मुझे, ठीक है, सब A to Z ड्रॉ करने आपको। हेट्रोसाइक्लिक की बात आती है, सेम टू सेम यही कंसेप्ट चलता है, बस फर्क इतना सा है कि ये केवल कार्बन की चेन होती है, उसमें कार्बन के अलावा और डिफरेंट एटम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, सल्फर आ जाते हैं। सेम डिवीजन चलता है, इसमें भी एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक का केस चलेगा। सेम डिवीजन चलता है, इसमें भी एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक का केस चलेगा, ठीक है ना, हाँ या ना। अगर कार्बन की चेन में एलिफेटिक जैसा रूप आए, मतलब उसके डेरिवेटिव्स हो और बस वो साइक्लिक फॉर्म में रेंज हो जाएंगे, तो एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। खुशबू आ जाए तो एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो वही है एग्जांपल, ऑक्सीरेन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन, इसमें देख कार्बन कार्बन ऑक्सीजन आ गया, कार्बन 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 ऑक्सीजन, कोई डबल बॉन्ड नहीं आ रहा, विदाउट एनी डबल बॉन्ड होते हैं बेटा एलिसाइक्लिक। ऑक्सीजन आ गया बीच में, कार्बन कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन आ गया देख बीच में, इसमें देख कार्बन 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 और ये नाइट्रोजन। तो ये सारे के सारे एलिसाइक्लिक हैं, इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं है, कोई डबल बॉन्ड नहीं, कोई 4n+2 बराबर पाई इलेक्ट्रॉन नहीं, सिंपल सीधी चेन होते, बट अब साइक्लिक फॉर्म में है तो एलिसाइक्लिक का नाम दे दिया गया है। सेम टू सेम होमोसाइक्लिक जैसे ही है, बस फर्क ये है इनकी जो मेन साइक्लिक चेन है उसमें कार्बन एटम के अलावा डिफरेंट एटम भी आ सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, दैट्स इट। सबके नाम याद रखने हैं। इसको कहते हैं ऑक्सीरेन या इपॉक्सीथेन, इसको कहते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन, इसको कहते हैं 1,4 डाइऑक्सेन, इसको कहते हैं पायरोलिडीन, और लास्ट वन इज पाइपेरिडीन। क्लियर है। वहीं पर अगर हम बात आए एरोमेटिक के केस में हेट्रोसाइक्लिक की, देख कार्बन 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 ऑक्सीजन, इसका नाम है फ्यूरेन। इसी तरीके से कार्बन 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 नाइट्रोजन NH, इसका नाम है पायरोल। इसमें देख कार्बन 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 सल्फर आ गया, इसको कहते हैं थायोफीन। इसमें देख कार्बन 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 कार्बन, अभी गोला क्या है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड को कहते हैं बेटा। जनरली हम बेंजीन ऐसे बनाते हैं, अभी मैंने दिखाया था बेंजीन बना के, हम ऐसे डबल बॉन्ड दिखा देते हैं ना। अब कभी कभी क्या करेंगे हम, ये डबल बॉन्ड ना दिखा के हम क्या करते हैं, इसी स्ट्रक्चर के अंदर हम गोला बना देते हैं। वो डबल ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड का मतलब ये सर्कल है, तो यहाँ पर बस बेंजीन नहीं है, वो नाइट्रोजन है और डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट पर वही लग रहे हैं। डबल बॉन्ड बिल्कुल बेंजीन की तरह ही लगता है, बस फर्क ये है एक कार्बन की जगह नाइट्रोजन आ गया और उसका नाम हो जाता है पाइरिडीन। लास्ट बचा नैप्थलीन जैसा स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। नैप्थलीन जैसा स्ट्रक्चर, बस यहाँ पर नाइट्रोजन आ गया कार्बन की जगह, कार्बन की जगह नाइट्रोजन आ गया, इट इज कॉल्ड क्यूनोलीन। क्या कहते हैं, क्यूनोलीन। तो ये एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का केस। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। क्लियर है। पहले एसाइक्लिक साइक्लिक, फिर साइक्लिक को फर्दर डिवाइड होमो एंड हेट्रो, फिर इन होमो और हेट्रो को भी फर्दर डिवाइड एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक, और एरोमेटिक को भी फर्दर डिवाइड बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड, दैट्स इट। क्लियर है, हाँ या ना। उम्मीद करूंगा यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी। तो ये पहला क्लासिफिकेशन हुआ बेटा ऑन द बेसिस ऑफ
स्ट्रक्चर। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। दैट्स इट। हाँ या ना? एसाइक्लिक मतलब ओपन चेन, साइक्लिक मतलब एक क्लोज चेन में आ जाए। अब साइक्लिक में भी दो तरीके के, होमो और हेट्रो। साइकिल अगर कार्बन से मिलके बने तो होमो, कार्बन के अलावा और भी एटम आ रहे हो हेल्प कर रहे हो साइकिल बनाने में तो हेट्रो। अब होमो के अंदर भी दो टाइप, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक मतलब ऐसा लग रहा था एलिफेटिक कंपाउंड्स को हमने साइकिल में बना दिया, जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, तो वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड में चले गए। एरोमेटिक में वो खुशबू वाले आ गए। क्लियर है? उसमें भी दो टाइप, बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड। बेंजीनोइड वो जो बेंजीन के या बेंजीन के डेरिवेटिव्स हो, नॉन बेंजीनोइड जो बेंजीन के जैसे हो ही ना बिल्कुल, बट एरोमेटिक जरूर हो। सेम कंसेप्ट चलता है हेट्रोसाइक्लिक में, बस फर्क यहाँ पर इतना ही है, इसमें केवल कार्बन की चेन होती है, उसमें कार्बन के अलावा और भी एटम आ जाते हैं चेन बनाने में। दैट्स इट। क्लियर है? तो ये पहला क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक का कंपाउंड का कंप्लीट है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अब दूसरा क्लासिफिकेशन देखना बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड का, फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे। ठीक है ना बेटा? किसके बेसिस पे बता रहा हूं? फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे कैसे क्लासिफिकेशन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ठीक है ना? अब क्लासिफिकेशन के पहले हमें ये तो पता लगे कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। बहुत सिंपल सी कंडीशन, जनरली आपने सुना होगा अल्कोहल के बारे में या कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा एसिड बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। इनके बारे में तो जानते ही होंगे थोड़ा बहुत, हाँ या ना? तो यही वो कंपाउंड्स है जिसमें फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे अल्कोहल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप देखते हैं? OH। कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सा देखते हैं? COOH। तो इन्हीं फंक्शनल ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं बेटा। ठीक है ना? अब ये है क्या? फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन सुनना। क्या? इट इज एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम। ये एटम भी हो सकता है या फिर कोई ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, जैसे COOH में ग्रुप ऑफ एटम आ गया, हाँ या ना? या तो कोई एटम हो या कोई ग्रुप ऑफ एटम हो जिसकी वजह से which can change the properties of an organic compound if present in them, जिसकी वजह से उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ जाए। जैसे कि सपोज करो CH4 है, मीथेन, इसकी प्रॉपर्टीज एल्केन जैसी होंगी, बिल्कुल सेम टू सेम, जो भी कुछ करे XYZ। अगर मैं इस कंपाउंड में OH लगा दूं तो उसका फॉर्मूला तो बदलेगा ही बदलेगा। अगर मैं इस CH4 में H हटा के OH लगा दूं तो ये जो मैंने ग्रुप ऑफ एटम ऐड किया है, इस ग्रुप ऑफ एटम के ऐड होने की वजह से इस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज बदल गई होंगी। जनरली जो हमने CH4 में प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करी होंगी ना, उनसे कहीं गुना ज्यादा चेंज हो गई होंगी इस CH3OH की प्रॉपर्टीज। तो वही बोला जा रहा है, ये एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम है जिसकी वजह से किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है, या फिर जिसकी वजह से किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को उसको अपनी प्रॉपर्टीज मिलती हैं। जैसे अल्कोहल की प्रॉपर्टीज होंगी, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, पोलर होगा नेचर में, ये सारी प्रॉपर्टीज इस मॉलिक्यूल को क्यों मिली है? क्योंकि इसके अंदर OH आया है। इट इज अ फंक्शनल ग्रुप। तो वही बात है, क्या ये फंक्शनल ग्रुप कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम है जिसकी वजह से किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, जो उसने कभी सोचा। जैसे CH4 की प्रॉपर्टीज में चेंजेस अगर करने हैं, H हटा के OH फंक्शनल ग्रुप लगा दे, सारी प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी। और वो प्रॉपर्टीज जो बदलेंगी वो किसके हिसाब से बदलेंगी? उस फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से। आई बात समझ में? तो बेसिक सी डेफिनेशन है। तो फंक्शनल ग्रुप इज अ एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम विच चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इफ प्रेजेंट इन देम। क्लियर है, हाँ या ना? अब यहां पर एक बात और, एल्कीन और एल्काइन को भी हम ट्रीट कर लेते हैं फंक्शनल ग्रुप की तरह। क्या? एल्कीन और एल्काइन को भी हम एज अ फंक्शनल ग्रुप ट्रीट कर लेते हैं। क्लियर है, मान लेते हैं, क्योंकि सफिक्स उनके पास होते हैं। एल्कीन और एल्काइन को भी हम एज अ फंक्शनल ग्रुप ट्रीट कर लेते हैं। ठीक है ना, हाँ या ना? चले आगे। अब कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, क्या क्या क्लासिफिकेशन है? तो फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे क्लासिफिकेशन बता रहा हूं ऑर्गेनिक कंपाउंड में। कौन कौन से हैं? नंबरिंग लिख दिया, अभी ऊपर नीचे करके लिख दिया नॉर्मली। अभी मैं कोई रूल नहीं बता रहा हूं, केवल आपको टाइप बता रहा हूं कितने टाइप के फंक्शनल ग्रुप हैं। तो डेफिनेटली वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में आएंगे तो वो कैटेगरी बन जाएगी, डिवीजन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो टेबल बना लेना बेटा। एक कॉलम में लिखना फंक्शनल ग्रुप, एक में लिखना उस फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला, और तीसरे में लिखना उसका सफिक्स जो आता है वो। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे है कौन? अल्कोहल। क्लियर है, मैंने ऐसे ही नॉर्मली लिख दिए, जो जो याद आते गए आप भी लिखते चले। अल्कोहल सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप।
फॉर्मूला कौन है OH। सफिक्स जो यूज करते हैं हम ऑल, OL ऑल। सफिक्स होता है बिल्डर किसी नाम के एंड में लगाने को, क्लियर है, नाम आएगा आगे जाके देना पड़ेगा। तो सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप कौन, अल्कोहल, फॉर्मूला OH और सफिक्स है ऑल, सफिक्स है बेटा ऑल। दूसरा फंक्शनल ग्रुप दिखा, हाँ या ना, दूसरा फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, क्या फॉर्मूला CHO, सफिक्स अल, याद करनी है टेबल। तीसरा फंक्शनल ग्रुप कीटोन, फॉर्मूला C डबल बॉन्ड O, एक फ्री वैलेंसी यहां पर, एक फ्री वैलेंसी यहां पर, वैलेंसी छोड़ी है ये मैंने, ये सब वैलेंसी छोड़ी है, ठीक है ना। इसका सफिक्स ONE, ओन, वन मत बोल देना, ओन कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, ओन। फोर्थ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या COOH, क्या फॉर्मूला C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, यहां पर फ्री वैलेंसी, क्या सफिक्स ओइक एसिड। तो ये पूरी टेबल बनाते जाओ, अगर ये लगेगा तो अल्कोहल वाली सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, ये लगेगा तो एल्डिहाइड वाली प्रॉपर्टीज आ जाएंगी उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ये लगेगा तो कीटोन वाली प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, ये लगेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाली प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन। 4 हो गए, पांचवा देखना बेटा, कौन कौन, एसिड क्लोराइड, क्या है बेटा, पांचवा एसिड क्लोराइड, फॉर्मूला COCl, फ्री वैलेंस यहां पर, ऑयल क्लोराइड सफिक्स है। छठा देखो एसिड अमाइड, फॉर्मूला CONH2, फ्री वैलेंसी यहां पर, सफिक्स अमाइड है, क्या है, सफिक्स अमाइड ही यूज कर देते हैं। सेवेंथ एस्टर, क्या CO सिंगल बॉन्ड OR, यहां पर फ्री वैलेंसी, CO सिंगल बॉन्ड OR, फ्री वैलेंसी, सफिक्स O8 यूज करते हैं। एट्थ एसिड एनहाइड्राइड, क्या C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फ्री वैलेंसी, एक यहां पर एक यहां पर, तो ये बनाने का तरीका बनाने पड़ेंगे आपको, सफिक्स एनहाइड्राइड, क्या सफिक्स एनहाइड्राइड। तो बेसिक से यही सारे थे, एक और है सफिक्स, ठीक है ना, वो और देख लेना, ठीक है ना। ये बेसिक से ज्यादातर सारे फंक्शनल ग्रुप बता ही दिए मैंने लगभग। एक और देखना अगला, क्या ईथर को रोक ले, अभी ईथर को रोक लो, आप सल्फोनिक एसिड देखो, 9th वाला, ईथर को रोक लीजिए, सल्फोनिक एसिड, फॉर्मूला SO3H, फ्री वैलेंसी यहां पर, सफिक्स सल्फोनिक एसिड, ईथर को रोक लीजिए, अभी बताऊंगा वापस आके। ये फंक्शनल ग्रुप को मार्क कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। 9th 10th वाला देखो, थायो एल्कोहल, फॉर्मूला SH, फ्री वैलेंसी यहां पर, सफिक्स थायोल, THIOL, ठीक है। 11th अमीन्स, कौन बेटा, अमीन्स, तीनों लिख दिए, ये पहला वाला NH2 फ्री वैलेंसी प्राइमरी अमीन, NH 2 फ्री वैलेंसी सेकेंडरी अमीन, N 3 वैलेंसी टर्शियरी अमीन, और इन तीनों के लिए सफिक्स अमाइन ही यूज करते हैं हम लोग एंड में, क्या अमाइन ही यूज करते हैं। तो अभी 11 फंक्शनल ग्रुप हुए, ईथर को रोक ले, अभी ईथर को मत लेके यहां पर, ईथर को रोक लेना अभी, ठीक है। 11 हुए, 12वां देखो जरा, साइनाइड पे आ रहा हूं, किस पे आ रहा हूं बेटा, साइनाइड, कौन साइनाइड, CN फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला, C ट्रिपल बॉन्ड N फॉर्मूला, सफिक्स नाइट्राइल। 12th आइसोसाइनाइड, फॉर्मूला N ट्रिपल बॉन्ड C, उल्टा हो गया, पहले CN था NC हो गया, सफिक्स आइसोनाइट्राइल या कार्बाइल अमीन, कुछ भी यूज कर सकते हो, रटने हैं भाई, ये सब रटने हैं। 13th एल्कीन, फॉर्मूला नहीं होता, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को कहते हैं एल्कीन, ठीक है, हाँ या ना, 2 फ्री वैलेंसी इधर से दिखा दियो, 2 फ्री वैलेंसी इधर दिखा दियो, क्लियर है, सफिक्स इन। 14th एल्काइन, कोई फॉर्मूला नहीं, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होंगे यहाँ पर, सफिक्स आइन, सफिक्स YNE, क्या बेटा, YNE, आइन कहते हैं, क्या कहते हैं, आइन, और एल्कीन में इन कहते हैं, इनके एंड के जो टर्म है ENE और YNE, दैट्स इट, क्लियर है, हाँ या ना। तो ये मेन 14 फंक्शनल ग्रुप है, हाँ या ना। एक और है लास्ट नाइट्राइट, उसको और देख लो, फंक्शनल ग्रुप की तरह ही ट्रीट किया है, पर मैं नहीं बोलता हूं इसे फंक्शनल ग्रुप, वैसे ये सारी फंक्शनल ग्रुप है। अब थोड़े बहुत मैंने छोड़ दिए, देखो ईथर का केस देखो, ईथर इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप, इट इज अ सब्स्टिट्यूएंट। ईथर को हम फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में टेबल में मैंने भले ही रख दिया है, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं, एक सब्स्टिट्यूएंट है, इसकी वजह से भी प्रॉपर्टी बदलेंगी, बिल्कुल बदलेंगी, बट इट इज अ सब्स्टिट्यूएंट। क्या है ये, सब्स्टिट्यूएंट है, बट स्टिल रखा गया इसीलिए क्योंकि इसका कोई सफिक्स नहीं होता, इट ऑलवेज हैव अ प्रीफिक्स। सब्स्टिट्यूएंट का कोई सफिक्स नहीं होता, हमेशा उसके प्रीफिक्सेस होते हैं। तो ROR फॉर्मूला है, प्रीफिक्स है इसका एल्कोक्सी, क्या है प्रीफिक्स, एल्कोक्सी, याद रखना, इट इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप, इट इज अ सब्स्टिट्यूएंट, मार्क कर लेना, अलग से बना लेना टेबल में, ठीक है ना। क्या ईथर, ROR फॉर्मूला है एल्कोक्सी, इसका प्रीफिक्स है। इसी तरीके से इसके और भाई बंधु भी हैं, इसी तरीके से और भी हैं इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे, कौन बेटा, इपॉक्सी, इट इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शनल ग्रुप, इट इज अ सब्स्टिट्यूएंट, फॉर्मूला CH सिंगल बॉन्ड CH, ऐसे सिंगल बॉन्ड बना के O, और यहाँ पे एक फ्री वैलेंसी, यहाँ पर कुछ भी बिठा देना,
ये क्या है, इपॉक्सी, और ये भी एक प्रीफिक्स ही है। जितने भी सब्स्टिट्यूएंट है उनके प्रीफिक्सेस होते हैं, कभी भी सफिक्स नहीं होता। क्लियर है। अगला हैलो कंपाउंड्स, हैलोजन है FCl Bri, कुछ भी लगा सकते हो, फ्री वैलेंसी से ज्वाइन कर देना। इसका भी प्रीफिक्स है कौन, हैलो। कौन है बेटा प्रीफिक्स, हैलो। इसी तरीके से नाइट्रो NO2, इस तरीके से फॉर्मूला है, N डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, यहां पर फ्री वैलेंसी। क्लियर है। NO2 ये नाइट्रो, इसका भी प्रीफिक्स, क्या नाम जो है नाइट्रो वही प्रीफिक्स है। इसी तरीके से नाइट्राइड, इट इज ऑल्सो अ सब्स्टिट्यूएंट, भले ही हमें लग रहा है सफिक्स है इसका, बट ये सब्स्टिट्यूएंट ही होता है नाइट्राइड। ठीक है। O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, क्या इसका सफिक्स है, ये प्रीफिक्स नहीं है, ये सफिक्स में ही लगाना, इट इज अ सफिक्स। बाकी सब के मैंने प्रीफिक्स बताए। NO2 ये भी फॉर्मूला है, NO2 ये भी फॉर्मूला है। इसका लिंकेज नाइट्रोजन से है, इस केस में लिंकेज ऑक्सीजन से है। फर्क बस इतना सही है दोनों में। NO2 में, नाइट्रो में जो लिंकेज होता है वो N से होता है, नाइट्राइड में जो लिंकेज होती है वो ऑक्सीजन से होती है। इसका प्रीफिक्स होता है नाइट्रो, पर नाइट्राइड के केस में इसका सफिक्स होता है नाइट्राइट। कौन है, नाइट्राइट। और ऊपर कार्बन साइनाइड के केस में ये नाइट्राइल है। दोनों स्पेलिंग में कंफ्यूज मत हो जाना, NITRITE एंड दिस इज NITRILE, नाइट्राइल है वो CN, और इसका ONO का है नाइट्राइट। इट इज ऑल्सो अ सब्स्टिट्यूएंट। तो फंक्शनल ग्रुप अलग है, सब्स्टिट्यूएंट्स अलग है। सब्स्टिट्यूएंट्स आर नॉट फंक्शनल ग्रुप्स, बट इनकी वजह से भी कैटेगरी क्रिएट होती है, तो मैंने सबको फंक्शनल ग्रुप वाली टेबल में ही चिपका दिया है। क्लियर है, याद रखेंगे। जिसके लिए प्रीफिक्सेस यूज कर रहे हैं उनको भी याद रखना, जिनके लिए सफिक्स यूज कर रहे हैं उनको भी याद रखना है। तो ये क्लासिफिकेशन है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इसी से आ जाएगा। फंक्शनल ग्रुप, फॉर्मूला एंड सफिक्स, क्या फॉर्मूला है, क्या फंक्शनल ग्रुप है, क्या सफिक्स है, सारी चीजें रट जाएंगी, रटनी पड़ेगी, पड़ेगी और पड़ेगी। क्लियर है। लास्ट क्लासिफिकेशन और सुन लो, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ होमोलोगस सीरीज। तो मेन होमोलोगस सीरीज समझाना है मेरे को, क्या होती क्या है ये होमोलोगस सीरीज। कुछ नहीं, एक कैटेगरी बना देते हैं। जैसे आप एल्केन सुनते हैं, एल्केन वर्ड से समझ में आता है CnH2n+2, इतना तो जानते होंगे। एल्केन वर्ड से ये दिमाग में आता है, इसमें कौन आ गए, CH4 C2 H6 C3 H8, ये सब पूरी लिस्ट चलती है। इसी को तो हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं बेटा, इसी को तो हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। क्लियर है, हाँ या ना, इसी को हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। तो ये पूरी लिस्ट बन जाएगी पर्टिकुलर कैटेगरी के ऑर्गेनिक कंपाउंड की, उन्हें होमोलोगस सीरीज कहते हैं। क्लियर है। तो प्रॉपर्टी समझ लो होमोलोगस सीरीज, तो क्लासिफिकेशन समझ जाओगे। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये क्या होमोलोगस सीरीज ही तो है। एल्केन की पूरी, एल्कीन की पूरी, एल्काइन की पूरी, एल्कोहल्स की पूरी, कार्बोक्सिलिक एसिड एक होमोलोगस सीरीज अपनी बना लेता है। तो वही सारी चीजें होमोलोगस सीरीज के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन किया गया है। अब होती क्या है, सुनना जरा। होमोलोगस सीरीज में अ सीरीज ऑफ मेंबर्स विच हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। होमोलोगस सीरीज बेटा एक ऐसी सीरीज है जिसके जो भी मेंबर्स हो उन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिट्टो, एक जैसी हो, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, बहुत माइन्यूट फर्क हो पर सेम ही हो। क्लियर है। दूसरा, इस सीरीज के जो मेंबर्स होंगे उनके बीच में एक CH2 का फर्क होना चाहिए केवल, और किसी चीज का फर्क नहीं होना चाहिए, ओनली अ डिफरेंस ऑफ CH2। तो सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ दिस सीरीज डिफर्स बाय अ CH2 या फिर 14 AMU यूनिट। जैसे एग्जांपल लेके चल लेते हैं, मीथेन पकड़ो, ईथेन पकड़ो, प्रोपेन पकड़ो, ब्यूटेन पकड़ो, बस इतनी पकड़ लो। ठीक है, एल्केन की होमोलोगस सीरीज बना दिया। तो पहली बात, ये एक होमोलोगस ऐसी सीरीज होती है जिसके सारे मेंबर्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम, इनकी सारी केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल बोल रहा हूँ, फिजिकल नहीं बोल रहा हूँ, केमिकल प्रॉपर्टी सेम। दूसरी बात, इनके जो सक्सेसिव मेंबर्स होते हैं लगातार वाले, उनमें CH2 का फर्क होता है। देखिए जरा, CH4 और ये C2H6 माइनस कर ले, कितने कार्बन, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का फर्क है, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का फर्क है। डेफिनेटली इसका जो भी वेट होगा उसमें 14 AMU का इंक्रीमेंट आ गया होगा। तो डेफिनेटली यहां पर किसका फर्क है, CH2 का फर्क। इन दोनों में भी किसका फर्क है, CH2 का फर्क। इन दोनों में भी किसका फर्क है, CH2 का फर्क। 14 AMU का फर्क आता है। तो यही निशानी है होमोलोगस सीरीज की। तीसरा, ऑल द मेंबर्स ऑफ अ सीरीज फॉलो कॉमन जनरल फॉर्मूला। ये सब के सब एक जनरल फॉर्मूला, जैसे कि एल्केन के केस में CnH2n+2, हर कोई मेंबर इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा होगा, बिल्कुल कर रहा होगा। क्लियर है, हाँ या ना। तो ये कैरेक्टर्स है होमोलोगस सीरीज, इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है। जैसे कि 3 नाम दे दिए, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, 3 होमोलोगस सीरीज बना दिया आपके लिए। एल्केन का फॉर्मूला ये रहा, एल्कीन का ये रहा, एल्काइन का ये रहा। सब मेंबर्स हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, सब एक जनरल फॉर्मूले को फॉलो कर रहे होंगे, सक्सेसिव मेंबर्स में CH2 का फर्क डेफिनेटली होगा। क्लियर है, हाँ या ना। तो ये कैटेगरीज हैं बेटा होमोलोगस
सीरीज की। हाँ या ना? ये गलत लिख गया स्पेलिंग, मैं स्पेलिंग सही कर दूं। होमोलोगस सीरीज, कौन सी सीरीज बेटा? होमोलोगस सीरीज, दैट्स इट, याद रखेंगे, ठीक है, याद रखेंगे होमोलोगस सीरीज। चले आगे, एक और चीज बात करो। अब बात आती है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो सर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ग्रेजुअल इंक्रीज होता है, ठीक है ना? तो सुनना, फिजिकल प्रॉपर्टीज शो अ रेगुलर ग्रेडेशन, रिडक्शन लिखा हुआ है, ग्रेडेशन आएगा यहां पर, या रेगुलर इंक्रीज बोल लो, ठीक है ना? फिजिकल प्रॉपर्टीज शो अ रेगुलर इंक्रीज एज वी मूव डाउन दी सीरीज बिकॉज मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो वो एक रेगुलर इंक्रीज दिखाएगी, ग्रेडेशन होगा, इंक्रीमेंट होगा, क्लियर है? क्योंकि नीचे जाने पर मॉलिक्यूलर मास बढ़ता चला जाता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज डाउन द सीरीज, जैसे मीथेन से ईथेन पे आए, ईथेन से प्रोपेन पे आए, उससे नीचे आए, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज इंक्रीज करती जा रही हो डेफिनेटली, क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा होगा। और साथ ही साथ ये जितने भी मेंबर्स होंगे किसी होमोलोगस सीरीज के, उनके लिए एक कॉमन मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ाऊंगा आगे जाके, जैसे एल्केन 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 पढ़ेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन चलेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम बनाते कैसे हैं, तो वो चलेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो डेफिनेटली अगर कोई मेंबर या 2-3 मेंबर एक ही होमोलोगस सीरीज के होंगे तो डेफिनेटली उनके लिए कोई ना कोई कॉमन मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगा ही, कि उसी मेथड से हम एक कंपाउंड को ऑब्टेन कर रहे हैं उस सीरीज के, और उसी मेथड से ही हम उसी सीरीज के दूसरे कंपाउंड को भी आसानी से ऑब्टेन कर सकें। तो वही तो कैरेक्टर्स है होमोलोगस सीरीज के, क्लियर है? और लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर किसी होमोलोगस सीरीज में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो वो हर मेंबर में प्रेजेंट होगा, और उतना ही होगा जितना पहले मेंबर में है, उतना ही फंक्शनल ग्रुप का अमाउंट लास्ट मेंबर में भी प्रेजेंट होता है। तो वही लिखा है, इफ अ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन अ होमोलोगस सीरीज देन ऑल द मेंबर्स हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप इन द सेम अमाउंट। जितना फंक्शनल ग्रुप पहले वाले एलिमेंट में होगा उतना ही लास्ट, जैसे मीथेनॉल CH3OH, वहीं पर अगर मैं बात करूं C2H5, इसमें 2 OH कर दूं, नहीं, एक ही OH से, तो जितना पहले वाले मेंबर में उतना ही। इसी तरीके से अगर मैं लिखूं C5H11, इसमें भी केवल एक ही OH, मेरे पास कार्बन तो 5 है ना, तो मैं OH भी तो बढ़ा सकता हूं, बट नहीं, होमोलोगस सीरीज अगर एक है तो फंक्शनल ग्रुप पहली बात सेम रहेगा पूरी सीरीज में, चाहे किसी भी मेंबर में देखो, आप पहले में देखो, दूसरे में देखो, आखिरी में देखो, और आगे में देखो, कहीं पे भी। तो पहली बात फंक्शनल ग्रुप का नेचर सेम रहेगा, और दूसरी बात उसका अमाउंट। अगर आप पहले मेंबर में एक फंक्शनल ग्रुप लगा के चलो OH, एक OH लगा के चलो, तो आप चाहे लास्ट वाले मेंबर में ही क्यों ना देख लो, उसमें भी आपको एक ही OH लगाना पड़ेगा। ये नहीं कि आप वहां पर 10 OH लगा दो या 5 OH लगा दो, OH का अमाउंट बदल दो, नहीं। तो होमोलोगस का ये क्राइटेरिया नहीं होता। होमोलोगस सीरीज है तो जो फंक्शनल ग्रुप आप पहले मेंबर में जितने फंक्शनल ग्रुप लगा रहे हो, कोई भी एक लगाना, मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप मत लगाना, ठीक है ना? हाँ या ना? तो उतना ही अमाउंट का सेम फंक्शनल ग्रुप बाकी के मेंबर्स में भी दिखेगा। तो ये कैरेक्टर्स है होमोलोगस सीरीज के। असल में क्लासिफिकेशन क्या, होमोलोगस सीरीज समझानी थी मुझे, दैट्स इट। तो ये याद रखेंगे, बेसिक सी कंडीशन अबाउट होमोलोगस सीरीज, दैट्स इट। उम्मीद करूंगा यहां तक सारी बातें क्लियर होंगी, ठीक है ना? हाँ या ना? तो ये बेटा बेसिक सा क्लासिफिकेशन था ऑर्गेनिक कंपाउंड का 3 बेसिस पे, स्ट्रक्चर, फंक्शनल ग्रुप एंड होमोलोगस सीरीज के बेसिस पे। उम्मीद करूंगा क्लियर होगा। हाँ या ना? इसको ढंग से नोट कर लें, सारी पॉइंट्स, एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, इंपॉर्टेंट है बेटा, याद करने का। फंक्शनल ग्रुप वाली टेबल तो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्लियर है? उम्मीद करूंगा सब बच्चे ने नोट कर ली होगी। बेटा ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगी फंक्शनल ग्रुप वाली। फंक्शनल ग्रुप, उनके फॉर्मुलेज, उनके सफिक्स, अभी ज्यादा डिटेल में बात नहीं चल रहा हूँ, ऊपर से बात कर रहा हूँ, केवल अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एक एक करके सिखाऊंगा, नेमिंग वगैरह कैसे होती है, सब कुछ आएगा धीरे धीरे, पर बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। उम्मीद करूंगा यहां तक क्लियर होगा, ठीक है बेटा? अब इस सेशन को अपन यहीं पर एंड कर रहे हैं, क्योंकि अब जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो बेसिक नॉमेनक्लेचर का स्टार्ट होने वाला है। अब आपको अगले सेशन में मैं इंट्रोडक्शन दूंगा अबाउट हाइड्रोकार्बन्स एंड फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का केवल इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने आपको छोटा मोटा, अब डिटेल में बताऊंगा कैसे फंक्शनल ग्रुप के लगे किसी मॉलिक्यूल में तो नाम कैसे जाता है, वो सारी चीजें सिखा दूंगा, ठीक है ना? तो अब हम बात करेंगे अगले सेशन में इंट्रोडक्शन अबाउट हाइड्रोकार्बन्स एंड फंक्शनल ग्रुप। उम्मीद करूंगा यहां तक आज के सेशन के सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे बेटा, ठीक है ना? तो अगर मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा आपको, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल अग्रबंधु ज्ञान केंद्र को सभी बच्चे जरूर सब्सक्राइब करें। अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ मिलता हूं। थैंक यू वेरी मच।